India is a global superpower. ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो चार ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। और जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस। In a few days' time, the President of the European Commission will travel to India to establish the principles of a free trade agreement between the subcontinent and the European Union. I was in India. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. He's a controversial guest the Prime Minister defends hosting. There are certain countries that should be at the table for those discussions. Mark Carney says that includes India's Narendra Modi, who he's invited to the upcoming G7 summit in Kananaskis. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट खत्म हो गया और लगता है कि इस समिट में खास तौर पर पाकिस्तानी भांडों को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया गया था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को ख़त्म करना है तो आज तो आप टाटा कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस दुनिया करती रहती है। जैसे पाकिस्तान कहता है जी आई थिंक हमारा बाबर है या शाहीन है, इसकी रेंज आई थिंक कोई 2750 किलोमीटर रेंज है। वो हमने कहा हुआ है जी कि इंडिया का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक हम हिट करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं इनके ऊपर क्यों दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ हैं, पर्टिकुलरली अमेरिकन को ज़्यादातर पे। एक तो ये बताइएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर लेता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज है, वो यूरोप भी मार कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान 2700 किलोमीटर या इंडिया से बाहर नहीं कर सकता। इसकी क्या लॉजिक है? ग्लोबल लेवल पॉलिटिक्स जो है इस वक्त वो चार ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। और जो आगे आने वाली जो अनफोल्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमेरिकन्स, चाइनीज, रशियंस एंड इंडियंस। These are basically the four global great powers that are basically going to shape the international politics. और इंडियंस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने हाइपरसोनिक का मिसाइल का तजुर्बा किया और पिछले साल में उन्होंने अग्नि 5 का तजुर्बा किया। तो they are basically on the mark. They are on the journey of the great power status. On the other hand, if you look at Pakistan, हम तो अपनी इस वक्त अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जो मेरे देखने सुनने वाले भांड के मानी ना जानते हों तो उनको मैं सिविलाइज्ड ट्रांसलेशन में बता सकता हूं कि जोकर। और जोकर कौन थे पाकिस्तान से? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर शहबाज शरीफ जो वहाँ का कहने को प्राइम मिनिस्टर है, और फिर पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो और सारे के सारे भांड वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आप देखिए कमाल का वाकया है कि ये शहबाज शरीफ इशारा करके बता रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप आपका चहेता फील्ड मार्शल बैठा हुआ है जिसने गजा में फ़ौज भेजनी है ताकि हमास को वहां से डिसआर्म किया जा सके। मुझे गद्दार कहा जाता है लेकिन मैं तो सच बोलूंगा और सच बोलना चाहिए और मैं किसी भी किस्म के बायस के बगैर सच बोलता हूं। ये सिलसिला 2022 और 24 के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रा ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की ISI को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के उनके असासों को मुबैना असासों को हिट किया गया। उसके ऊपर ये कहानी जो है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप रहा करते थे, रहते हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया। टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई
और उसका इल्जाम भारतीय इंटेलिजेंस के ऊपर खुलेआम लगाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो चर्चा थी वो ये थी कि ये किस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान की फौज की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जिन लोगों को इस्तेमाल करती है अपना असासा समझती थी उस वक्त से पहले, जब जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न लिया और तमाम मामलात को जो है वो कश्मीर के अंदर कैप कर दिया, जिसको अब बेचने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी ये तो आसिम मुनीर को पता ही नहीं था, वो बीबा बच्चा है, वो दूध पीता बच्चा था, उसको पता ही नहीं था, DGMI था, उसको अच्छे तरीके से पता था कि क्या मामलात चल रहे हैं और आज दिन तक उसको पता है कि क्या मामलात है। लेकिन घुस के बाकायदा तौर के ऊपर भारत ने इसका चर्चा भी बड़ा किया कि जी हमने मारा दोस्तों, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम समिट खत्म हो गया है और यहां अमेरिका और यूरोप के बीच काफी टेंशन भरा माहौल बना रहा। लेकिन वहां पीएम मोदी ने शिरकत नहीं की। उसके बावजूद पूरी दुनिया के लीडर्स के बीच भारत टॉप ऑफ द टाउन बना रहा। बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत दुनिया के बीच चर्चा का विषय बना रहा, जहां यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने न सिर्फ भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने के साथ ही मेगा डिफेंस पार्टनरशिप करने की घोषणा ने माहौल को और गर्मा दिया। इसके साथ ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार ने भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बताया और भारत के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की बात कही। इसी बीच पाकिस्तान की मीडिया में ही ये बात हो रही है कि दुनिया को केवल 4 मुल्क ही चला रहे हैं, जो अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत है। और पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आई है जिसमें एक रिटायर्ड मेजर ने बताया कि कैसे भारत की स्पाई एजेंसी रॉ पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों को थोक रही है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 2022 में जनरल बाजवा के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई थी उसमें लिखा हुआ था कि 100 ईयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, यानी कि 100 साल तक हिंदुस्तान से कोई राइवलरी नहीं की जाएगी। बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी बात की थी उस वक्त के, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर का डिस्प्यूट हल किए बगैर भी बात हो सकती है, जो कि गद्दारी के ज़ुम्मे में आता है। तो आर्ग्यूमेंट लोगों ने यही किया, मीडिया के अंदर डिबेट यही हुई कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की, क्योंकि एक मुल्क बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ा जाए। तो अब कैसे इस लड़ाई को ख़त्म कर लें? उसकी वजह कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा पूरा मुल्क, जिसकी फाउंडेशन का प्रिंसिपल ही बेसिकली ये है कि हमने हिंदुस्तान से एक स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर में रहना है और उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये खबर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं $341 बिलियन है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। पहलगाम में हमला करवा के इंडिया के रिएक्शन को इस्तेमाल करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, खुद को यजीद वक्त बना लिया। हुआ था कि 100 ईयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, यानी कि 100 साल तक हिंदुस्तान से कोई राइवलरी नहीं की जाएगी। बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी बात की थी उस वक्त के, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर का डिस्प्यूट हल किए बगैर भी बात हो सकती है, जो कि गद्दारी के ज़ुम्मे में आता है। तो आर्ग्यूमेंट लोगों ने यही किया, मीडिया के अंदर डिबेट यही हुई कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की, क्योंकि एक मुल्क बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ा जाए। तो अब कैसे इस लड़ाई को ख़त्म कर लें? उसकी वजह कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा पूरा मुल्क, जिसकी फाउंडेशन का प्रिंसिपल ही बेसिकली ये है कि हमने हिंदुस्तान से एक स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर में रहना है और उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये खबर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर।
पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं 341 बिलियन डॉलर है, यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हमेशा सेफ रहती हैं, तो फिर ये एपिसोड आपके लिए शॉक थेरेपी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज पाकिस्तान की महफूज नहीं रहती। न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के ऑपरेशन किए, मुंबई हमले का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, और अब जनरल आसिम मुनीर के जेरे तमाम फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर या शाम को चाचू विस्की के जेरे इंतजाम जो काम किया जा रहा है उसकी चर्चा बहुत है, लेकिन वो इसका हमारा मौजू नहीं है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि अब वो तमाम की तमाम प्रॉक्सीज को महफूज कर लिया गया है और पुलिस से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है। इसलिए हाफिज सईद साहब के ऊपर जो आखिरी हमला हुआ था इस सिलसिले के अंदर, वो कामयाब नहीं हो सका, और उसके भी इल्जामात बराह रास्त जेलम के करीब वो हमला था, जहां रिकॉर्ड के ऊपर तो हाफिज सईद साहब को कोट लखपत जेल में होना चाहिए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कोट लखपत जेल में नहीं है, वो अपने घर के अंदर रह रहे थे और उनको चौहर टाउन लाहौर में उनके घर के बाहर हमला जो है उनके ऊपर किया गया, लेकिन वो बच गए। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है यहाँ पे इस वीलॉग के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान इस स्टेज पे अगले 2 महीने के पैसे नहीं हैं कि कैसे फाइनेंस करना है अपने जो डेट है उसको। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसी पीरियड में, जब साउथ कोरिया ने $15 अरब लिया था, हमने उस स्टेज पे $40 बिलियन लिया था, यानी कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा पैसे साउथ कोरिया से पाकिस्तान ने बाय किए, लेकिन बनाया क्या? कुछ भी नहीं। उसकी वजह है कि ना हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना हमने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की, ना हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर किया, ना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की, ना डीकोलोनाइजेशन की, और उस सारे पैसे को सिर्फ और सिर्फ हमने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीद के हिंदुस्तान पे धावा बोलने पे लगा दिया। और आज आप रिजल्ट देख लें कि अब उन पे धावा बोलने के काबिल भी नहीं रहे। अगर तो आपके पहले 5-6 डेकेड्स की फॉरेन पॉलिसी का मकसद सिर्फ ये था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, तो आज तो आप टाटा कंपनी को ख़त्म नहीं कर सकते, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। आज तो आप उनकी एक स्टेट के रेवेन्यू के बराबर पैसे नहीं कमा पा रहे। तो क्या ये जो हेटरेड हमने पिछली 50 साल 60 साल की पॉलिसी से लोगों के अंदर इंजेक्ट किया है, कुछ मिला इससे हमें?